हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। कल शब तुर्की के मरकज़ी शहर इस्तांबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 41 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 13 गैर मुल्की भी शामिल हैं, जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कहा यह जा रहा है कि 3 ख़ुदकुश हमला आवर जो है हवाई अड्डे के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पहले फ़ायरिंग की, उसके बाद अपने आप को उड़ाया और ये हमला दोबारा से टर्की के अंदर, क्योंकि टर्की इन हमलों की बदकिस्मती से जद में है। गुज़िश्ता 1 साल में अब तक 14 हमले हो चुके हैं इस्तांबुल में, अंकारा में और दूसरे शहरों में। तो क्या इन हमलों का मकसद, इन हमलों की ज़िम्मेदारी अब तक गो दाइश ने कबूल नहीं की है, लेकिन तुर्की के वज़ीर आज़म जो हैं बिन अली यल्दरम, उनका ये कहना है कि उन्हें लगता है कि इसके पीछे दाइश का हाथ है। तो तुर्की के बारे में पहले भी हम बात करते रहे, ज़ाहिर है अंकारा में भी हमले हुए, परसों भी की थी, और रूस और इजराइल के साथ जो वो है। अच्छा, अब ये जो किस्सा है इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ बहादुरी की दास्तानें भी हमारे सामने आई हैं। पुलिस वाला था जो ज़ख्मी हालत में उसने एक सुसाइड बॉम्बर को टैकल किया और उसको ज़मीन पर ले आया। वो कह रहे थे अगर नहीं रोक सका, अगर उसने नहीं ऐसा किया होता तो शायद अभी डेथ टोल और भी होती। दूसरी बात है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट एक बहुत सिक्योर एयरपोर्ट, अतातुर्क एयरपोर्ट, मतलब ब्रसल्स एयरपोर्ट या पेरिस एयरपोर्ट से अगर आप इसको कंपेयर करें तो एक सिक्योर एयरपोर्ट है। काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स हैं। वो सिक्योरिटी चेक्स कामयाब भी रहे हैं। ये मेन एरिया में हुआ है, वो आगे नहीं पहुंच सका। ये भी जो 2 बातें हैं। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, एक मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ रिलेट करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी खासे सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत हैं और ये सेंटिमेंट्स तुर्की में भी हैं हमारे बारे में। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं पहली दफ़ा तुर्की गया था 1991-92 में ऐसे कुछ। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो हम एक दूर दराज के एयरपोर्ट पे गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई शहर था जो हमने विज़िट करना था। तो वहाँ से हम टैक्सी में जा रहे थे, बिल्कुल अंधेरा रोड था पहाड़ों के बीच में से। तो आखिर आगे एक फ़ौज का नाका आता है, तो हमें तो आदत है नाकों की, तो हमने गाड़ी रोकी। तो वो आए हमारे साथ, हमने पूछा कि कहाँ से आए आप, पासपोर्ट दिखाएं। तो मैंने अपना हरा पासपोर्ट डर के आगे उन्हें दिया। तो वो कहने लगा कि यू आर पाकिस्तानी। तो मैंने कहा यस। तो उसने कहा यू कम आउट ऑफ कार। ठीक है, तो गाड़ी से बाहर निकलो। तो हमें दोनों से गाड़ी बाहर निकाला। मैंने कहा अब तो बस 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, अभी तलाशी होगी वगैरह वगैरह वगैरह। वो सीटी बजाता है, उसकी जो पूरी नफरी है, कोई 12-15 जवान बंदूकों के साथ, और उनके जवान भी आखिरकार 6-6.5 फुट के होते हैं। वो खड़े हो गए वहाँ पे और वो कहता है 1 2 3, और पूरी नफरी गाने लग गई, जी वे पाकिस्तान। और ये मेरे साथ 3 दफ़ा हुआ है तुर्की में। जितनी मोहब्बत वहाँ से मिली है ना। और आज इसी सिलसिले में कल रात एक्चुअली किसी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, वो मैं को दिखाना चाहता हूँ कि एक जानिब आप देख रहे हैं फ्रांस का झंडा है और जर्मनी का झंडा है, और सारी मीडिया अटेंशन वहाँ है, और वहाँ पर खून भी टपक रहा है। तुर्की का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, और ये 2 एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो हमें एक दूसरे की दर्द तो समझ सकते हैं। जाहिर है एक बार हम ये बात करते हैं कि तुर्की में अब जो हो रहा है वो हम पाकिस्तानी जो हैं गुज़िश्ता 15 साल से तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट बिल्कुल कुछ नया नहीं लग रहा। हमारी ही स्टोरी वहाँ रिपीट हो रही है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, लेकिन राइम जरूर। पाकिस्तान को अफगानिस्तान मिल गया, इनको शाम मिल गया। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो अफगान रेफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान में आए, और शामी रेफ्यूजीज, सबसे ज़्यादा शामी रेफ्यूजीज़ जो हैं वो तुर्की जा रहे हैं। ना सिर्फ तुर्की जा रहे हैं बल्कि वहाँ की गुज़रगाह भी बन रही है। उन रेफ्यूजीज़ के पर्दे में कौन कौन से शामी है? ज़ाहिर है अच्छे शामी, मज़लूम शामी भी हैं जिन पे जुल्म हुआ है ज़्यादातर पे। बीच में काली भेड़ें भी होंगी, दहशतगर्द भी होंगे। यहाँ भी वही सिलसिला जो है वो बताया जाता है कि होता रहा है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और मुझे तो लगता है कि कभी कभी जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट्स के, स्टेट्स के, वो भी मुझे सिमिलर लगते हैं। क्योंकि मुझे मसलन हम सेल्फ डिनाइल में रहे ड्यूरिंग अफगान वॉर कि हम तो सिर्फ अखलाकी और जो है सियासी मदद जो है वो कर रहे हैं, उसूली मौक़िफ़ है हमारा। तुर्की का भी मुझे अब का तो नहीं पता, हो सकता है कि अब वो डुप्लिसिटी से बाज आ गए हों, लेकिन पिछले 1 साल तक
कौन सा ग्रुप किसके साथ है, और अब थोड़ी सी तब्दीली आई है, उस पर भी बात करते हैं। मुबशिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि तुर्की और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मिलती हुई है, आइडेंटिकल थी कम से कम 90s तक। तो ये भी कि जिस तरह था उसके बाद कू हुआ, उसके बाद उनके तो बहुत ज़्यादा कू हुए, फिर उनके यहाँ भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी, पहली फांसी वहाँ मिली थी, बिल्कुल, फिर दूसरी फांसी पाकिस्तान में मिली। जी बिल्कुल, तो पैरेलल में चलते हैं। लेकिन यही हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि मजीद ऐसे हमले वहाँ ना हो। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है शाम की वजह से, और जो सूरत हाल है उससे ये लगता है कि अदम इस्तेहकाम जो वहाँ होना शुरू हुआ है, क्योंकि पड़ोस में आग जली अगर लगी हुई है तो जाहिर है कि आपके घर पर पहुंचेगी। अच्छा, अब तुर्की को सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम से खतरा नहीं है, एक है इस्लामिस्ट टेररिज्म अगर आप कहना चाहें उससे, ये दाइश की, और एक है फिर कुर्द नेशनलिस्ट टेररिज्म। आपने अभी जिक्र किया कि अगर हम जून 2015 से गिनती शुरू करें तो 14 मेजर हमले, उनमें से 8 की जिम्मेदारी कुर्दिश मिलिटेंट्स पीकेके टीएके एक जो स्प्लिंटर ग्रुप है पीकेके का, उन्होंने कबूल की है। 4 का कहा जाता है कि इसमें दाइश की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अब दाइश ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, दाइश ने तुर्की में किसी भी हमले पर जिम्मेदारी कबूल नहीं की है हिस्टोरिकली अगर आप देखें, और उनकी चैटर भी वो कम रखते हैं कि जी कोई ना करे। वो इसलिए क्योंकि एनालिस्ट कहते हैं कि उनको तुर्की की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ से ही गुजर कर आते हैं और वो वहाँ पर ही पनाह लेते हैं। जो यूरोपीय हामी है दाइश के, जी हाँ, उनका तो आना जाना वो और बात है कि वो तो ब्रसल्स तक भी पहुँच जाते हैं, पेरिस तक भी पहुँच जाते हैं, कोई उनको नहीं रोकता। ये एक इशू है कि अगर दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि देखें जो भी दहशतगर्द तंजीम होती है, हमें इस बात का अगेन अच्छी तरह पता है, अलकायदा हो, तहरीक तालिबान हो, उनका काम ये भी होता है कि लोगों को कंफ्यूज करो कि नहीं ये तो तालिबान ने नहीं किया, नहीं ये तो अलकायदा ने नहीं किया, नहीं ये तो एक आलमी साजिश हो रही है ना यहाँ पे। तो दाइश का भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो तब्दीली जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो भी पिछले साल में ही आई है, और वो ऐसे कि पिछले साल 2015 में तुर्की ने अमेरिका को इजाज़त दी, इनचिरलिक एयरबेस है तुर्की में, कि आप इसका इस्तेमाल करें और यहाँ से आप बमबारी कर सकते हैं दाइश के ठिकानों में। इराक में आपको याद होगा कि सदाम हुसैन के खिलाफ भी इनचिरलिक एयरबेस इनको दिया गया था। उसके बाद दाबिक है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोपेगेंडा मैगजीन दाइश की, ठीक है, उस पर ये कवर स्टोरी प्रिंट हुई जिसमें आप देख सकते हैं ओबामा है और एर्दोआन है। 2014 में अगर आप देखें तो एक जिक्र होगा शायद तुर्की का, एक जिक्र होगा एर्दोआन का। 2015 में ये सारा प्रोपेगेंडा फिर ऊपर जाने लगता है। ब्रसल्स अटैक और पेरिस अटैक से पहले भी हमने यही ट्रेंड देखी है दाइश के प्रोपेगेंडा में, कि वो पेरिस ब्रसल्स यूरोप के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो जब ये पहले ये छुरियां तेज करते हैं, अगर आपने इनको समझना है तो पहले इनके प्रोपेगेंडा को देखना, पहले छुरियां तेज करते हैं फिर वार करते हैं। अगर वार नहीं करते तो अलकायदा को एक मौका मिलता है कि यार ये तो ऑल टॉक है। तो ये अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि तुर्की की मईशत पे, तुर्की के सयाहत जो कि उनका मेजर अर्निंग फैक्टर है, उस पर क्या अभी तक इम्पैक्ट हुआ है या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज का जो हमला है वो तुर्की की सयाहत जो है वो शहरक पे हमला है। जी बेशक, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मौजू है तुर्की में दहशतगर्दी। बहुत सारे हमले हुए, आपने पिछले सेगमेंट में सुना, पिछले 1 साल में अनकरा में और इस्तांबुल में। लेकिन ये जो हमला हुआ है अतातुर्क एयरपोर्ट पे, इसकी वो एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है कि तुर्की की सयाहत 28 अरब डॉलर सालाना की इंडस्ट्री है। हर साल 37 मिलियन सयाह, 3 करोड़ 70 लाख सयाह तुर्की आते हैं, मजाक नहीं है ये। नहीं, 8% जो वर्क फोर्स है तुर्की की वो सयाहत की इंडस्ट्री में है। 8% का मतलब है कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग
उनकी फैमिलीज बिल्कुल वो इस पर डिपेंड करती है। उस पर डिपेंड करते हैं। दुनिया का छठा पॉपुलर मुल्क है सयाहों में। आधे सयाह रूस से और जर्मनी से आते थे, बाकी आधे दीगर मुल्कों से आते थे। पिछले साल जब से ये दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है, दहशतगर्द इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जाहिर है डेढ़ होशियार होते हैं, 40% इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। 40% के हिसाब से आप देखेंगे जो आधी वर्क फोर्स थी वो तो गई। अब उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हो गया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो एयरपोर्ट है ये यूरोप का तीसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। पिछले साल इस एयरपोर्ट से 6 करोड़ 10 लाख मुसाफिर गुजरे हैं। अब जो अटैक हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि 40% तो डिक्रीज हुई, अब बाकी भी बिल्कुल। और ये तो इस अटैक से पहले की बात है। और उससे पहले मुझे याद है कि 1 साल पहले तक टर्किश एयरलाइंस जिस तेज़ी से एक्सपैंड कर रही थी अपनी डेस्टिनेशंस और जिस तरीके से लोग वहाँ आ रहे थे, तो ये जो एक तरह से जिसे कहते हैं ना माशी शहर पे हमला, वो हुआ है कल रात को। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो। और तुर्की वैसे भी वन ऑफ द थ्राइविंग इकोनॉमीज है यूरोप की, कहा जाता है कम अज़ कम। अच्छा, शाम के खाना जंगी से पहले ये इसको मार्केट किया जा रहा था कि ये मशरिक़ वस्ता की वाहिद सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह वो दिन शायद दोबारा भी आए, लेकिन अभी तो मुश्किल। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या तुर्की पे ये बला आई है या तुर्की ने ये बला खरीदी है। अच्छा, दोनों तरह की चीज़ें हैं। आप हमसाए चेंज नहीं कर सकते, ज़ाहिर है शाम को तो आप ये नहीं लगा सकता ना तुर्की ना कि धकेल दे और उसे मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, शाम में जितने भी फरीक हैं तुर्की के, उनसे ताल्लुकात बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। मसलन दाइश, ठीक है, कुर्द जो वहाँ लड़ रहे हैं, रूस, बशार अल असद की हुकूमत, उसका इत्तेहादी ईरान, ठीक है, किसी से नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ इनसे बल्कि नेटो और अमेरिका के बारे में भी तुर्क शकूक व शुबहात का इसलिए इजहार करते हैं कि कुर्दों से नफसियाती मसला है। टर्किश को 1984 से सिविल वॉर चल रही है, उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग मर चुके हैं, लेकिन टर्किश उसको हल नहीं कर सके। अब जैसे ही शामी कुर्दों की मदद शुरू की नेटो ने और अमेरिका ने कि वो दाइश को निकाल दें, तो तुर्कों के कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अमेरिका ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि नफसियाती मसला कहाँ से समझ में आएगा। कुर्द ये कहते हैं कि उसके जवाब में कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, उन्होंने किया ये कि दाइश की जो तेल की तिजारत थी इल्लीगल, वो ट्रक, सैटेलाइट जो इमेजेस वगैरह हैं या वैसे जो मैपिंग है, वो आप कुछ भी कह सकते हैं ज़रा साहब उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बताया कि ये टर्मिनल्स और वहाँ से ट्रकों का आना जाना, अब जाहिर है कि वो उड़ के तो नहीं जा सकते, जाहिर है कि तुर्की के रास्ते आना जाना है। सबसे बड़ा जो वो कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर तुर्क हुकूमत के दिल में दाइश के लिए है, उसका सबूत ये है कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कुर्द शहर था कोबानी, शुमाली शाम में, ISS वाले, दाइश वाले उसे घेरे हुए थे, डिस्ट्रेस कॉल दे रहे थे वहाँ के लोग, लेकिन तुर्कों ने उनकी मदद नहीं की। बिल्कुल, और वो मुंह मोड़, इस पे बड़ा, हालांकि अमेरिका तक ने कहा था तुर्की से, और वो एक अजीब पुरस्कार किस्म की का रहा। अच्छा, इस दौरान सऊदी अरब के साथ बड़ा लव अफेयर रहा उर्दवान साहब का। पिछले साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको याद होगा कि जब रियाज का दौरा किया था, दस्तखत किए, फिर अभी 34 रुकनी जो अलायंस बना था, फौजी अलायंस, उसमें भी तुर्की ने बड़ा फवाल अलायंस का क्या बना, पता नहीं क्या हुआ, वो व्हाट्सएप पे था, वही हुआ जो हमने कहा था कि एक एक करके चुपके से निकल गया, लेकिन वो भी फिल्म नहीं चली, यूरोप से भी मामला नहीं पटा। अच्छा, खुद अंदरूनी जो रिजेंटमेंट थी उर्दवान के खिलाफ आम कुर्दिश पब्लिक में, वो भी है। तो ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के इस वक्त ज़रूरत है तो कुर्दों को, तुर्कों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की, लिहाजा अब वो रिपेयरिंग शुरू कर, रशिया, इसराइल, अच्छा, और अब रशिया के थ्रू असद एंड ईरान। लेकिन अब मसला ये है कि पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वक्त गुजर गया है
इसलिए कि जब जंग अंदर आ जाए ना, जब जंग अपने पंजे गाड़ ले, तो हम पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि इनवाइट करना कितना होता है और जान छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये अमन तुर्की में, तुर्की छोड़ दें, वो उस पूरे खित्ते में कायम नहीं हो सकता जब तक शाम में अमन कायम। बुनियादी वजह ये है। और शाम में तो खिचड़ी पकी हुई है। अब देखिए, मतलब अब हलीम में से गोश्त और हड्डी कैसे अलग करें? जहाँ जी सॉरी, मुझे ये समझाएं कि अभी भी आपको लगता है कि तुर्क हुकूमत के नज़दीक जो है कुर्द ही दुश्मन है, जिस तरह हम लोगों का वो हुआ था, या अब वो दाइश को एक प्रॉपर थ्रेट समझना शुरू हुए हैं? आई थिंक प्रॉपर थ्रेट समझना शुरू हुए हैं। एक तो देखें, इसकी एक सबूत ये है कि वजीर आजम ने उनका नाम लेकर उन पर जिम्मेदारी डाली है। दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन देखें वो फिर भी रिलेटिवली माइनर अटैक्स थे। ये तो ऐलान जंग है बाकायदा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि तुर्क हुकूमत की नज़र में दाइश एक आर्जी मसला है, खतरा था, मुस्तकिल खतरा उनको कुर्दों से रहा है। और ये उनकी हिस्ट्री है, हम इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अब सन 84 से देखिए आजकल अगर दाइश फैशनेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वेस्ट के लिए दाइश सबसे बड़ा खतरा है या हमारे लिए खतरा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुर्कों के लिए भी यही सोच है। लेकिन वही बात है, मुस्तकिल से ज्यादा खौफनाक खतरा इनमें से कौन सा है? अगेन खौफ इज एन इमोशन। ये तो सिर्फ देखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लेकिन अगेन आई थिंक उस पर रिवर्सल किया है, क्योंकि अब बॉर्डर को भी हार्डन किया है, फॉरेन फाइटर्स के फ्लो को भी रोकने की कोशिश की है। इसीलिए दाइश का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ बढ़ गया है और दाइश के हमले भी उनके खिलाफ। अगर हम बिल्कुल ही अब कंस्पिरेसी थ्योरी में चले जाएं और कहें कि नहीं जी ये भी फिर दाइश से खुद करवा रहे हैं, वो एक अलग बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, तुर्की के अंदर दाइश के हामी खुल्लम खुल्ला दाइश की हिमायत नहीं कर सही बात नहीं, और ये एक अच्छी बात है। तुर्कों ने एज अ नेशन एक यूनिफॉर्म किस्म का एटीट्यूड का मुजाहरा और इस तरह और इसीलिए देखिए ना ओपनली हामी है ना ओपनली मुखालफत है। इसीलिए दाइश कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तुर्की के अटैक्स के लिए। जहाँ तक कि तेल बेचने की बात है वो बात सही है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टें भी हैं कि बशार अल असद ने भी तेल खरीदा है दाइश से। तो सर इस हमाम में तो सर आई मीन आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, सब दंगे हैं और कोई देयर आर नो गुड गाइज। जैसे वसत ने बात की कि उन्होंने बहैसियत कौम कम एक रिजॉल्व तो शो किया ना। हमने तो मुख्तलिफ ग्रोहों में बट के बहुत ज़्यादा, इसी वजह से हमने इतने साल सही ये जंग कि हम इनिशियली तो तय ही नहीं कर पाए कि तालिबान हमारे दुश्मन हैं या नहीं है, क्या है, किस हद तक खतरा है। बस ये दुआ है कि ये ऐसा ही है। कम से कम उनके लिए गुड और बैड दाइश नहीं है, और आई होप कि वो ये अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक दे विल। आई थिंक अब तो उनको करना पड़ेगा। चलें न्यूज़ ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब थोड़ी बात कर ले लोकल पॉलिटिक्स की। ईद के बाद ही हर चीज लगता है ईद के बाद ईद होगी, हाँ, वरना खाना जंगी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। या तो मतलब आपको कहने की क्या ज़रूरत है। भारत बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे कराची में कहते हैं कि ईद के बाद टारगेटेड ऑपरेशन होगा, और उसके अलावा जो है पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं यकजा होकर हाथों में हाथ डालकर वन पेज पर होंगी, बल्कि और वन अल्फाबेट में। तो मैंने कहा सोचा ज़रा चेक कर लूँ पार्टियों से कि क्या चल रहा है। तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल हम लोग वो कर रहे हैं एक चीज़, लेकिन कंटेनर पे हम नहीं खड़े होंगे। हम जो है बाहर निकल के आएंगे, लेकिन हुकूमत को गिराएंगे नहीं। अच्छा, यानी कि हम अगर तो नवाज शरीफ खुद से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो चाय पी लेंगे और 2018 तक का इंतजार कर लेंगे। तो बेसिकली मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अपना पॉलिटिकल मोमेंटम बिल्ड करेंगे। अब जरूरी तो नहीं होता ना कि सिर्फ गिराने की बात हो। एक अंडरस्टैंडिंग शायद उनकी यही है कि भाई अगर पहले कबल अज़ वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत चली जाती है तो पीपल्स पार्टी को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि पीटीआई का ख्याल ये है कि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं
2013 के इंतखाबात के बाद ही उसी साल ही 2014 से कि भाई 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन हाँ तब्दीली आ रही है, उन्हें ये लग रहा है कि नहीं आ रही, हुकूमत जा रही है और इसी साल इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, ये आज आप बहुत ही शेख मूड में हैं। बस क्या करें सर। तो और कोई आप इसे प्रेडिक्शन सुन लेते हैं। एक और जुमला है वैसे, मतलब आप पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या सामान ला रहे हैं, तो इसमें यही बात की थी कि कहा जा रहा है कि जी पीटीआई तो चाहती है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह हुकूमत गिरे और हम आ जाए, तो पीपीपी ये नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे, क्योंकि उनको पता है कि ना हुक ना क्रुक उन्होंने इख्तियार नहीं, उनको वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिरी तो सब गिरेंगे। अच्छा सही है, ठीक वो है। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत गिरी तो सब गिरेंगे, और फिर जाहिर है जो इस मुल्क में हर 10-12 साल बाद होता है वही ना हो जाए। सही है, ठीक तो है। उस सिलसिले में वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इसीलिए हम जो है इलेक्शन कमीशन चले गए कि एक चीज़ अगर लीगली होती है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं आगे। और जाहिर है आपको भी पता है ऐसा ही है कि जैसे फौजें जो हैं ज़ाहिर हर वक्त तो जंग में नहीं होती, तो वो अपने आप को तरोताज़ा और मुस्तैद रखने के लिए वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं। और क्या ज़िंदगी में मोमेंट याद है वो वाला लतीफ़ा भी तो कभी मुझे लगता है पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरह से अपने आप को एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज लेकिन एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए भाई 2018 हो सकता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा इसमें ना थोड़े से हिंट्स हमें पीटीआई की साइड से भी मिले हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे पास वो क्लिप है अभी या नहीं है, लेकिन जितनी बेदिल नीम दिल इस वक्त है ना, मतलब मुझे याद है 2014 में लगता था उनके चेहरों पे एक वो था, गुस्सा था और लाल पीले होते थे। इस वक्त मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं अच्छा यार फिर तरना कर लेने या फिर रूटीन, वो ये मतलब उनके लिए कोई रूटीन वाली बात बनी, वो मुझे जोशो खरोश अच्छा मैं उकसा नहीं रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसे तो, लेकिन ये कि बड़ा फर्क है, उनके चेहरे उस वक्त ग्लो कर रहे थे, इस वक्त जो है वो थोड़ा सा ये भी इमरान खान ठीक है। अब पहले तो जाहिर है कि ज़रदारी साहब पीपी को वो कभी अच्छा नहीं समझा, वो अपनी जगह, लेकिन कुछ माह पहले भी एक बात हुई थी कि जी बिल्कुल ज़रदारी की हुकूमत बहुत बुरी थी, लेकिन नवाज़ की हुकूमत जितनी बुरी नहीं थी। इमरान खान ने कहा, अभी भी शायद इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम कंटेनर पर बिलावल के साथ भी खड़े होंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यही बात इमरान खान ने कहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं तौबा यार, मुझे वो याद आ रहा है कि मज़ार क़ायद पे बिलावल ने इमरान खान के बारे में क्या कहा था और इस्लामाबाद के कंटेनर पे शेख रशीद ने क्या कहा था। यार ये किस तरह के लोग सर। नहीं लेकिन इसीलिए स्ट्रेंज बेड फेलोज क्या कहते हैं नहीं वो, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि शायद जो है पीपल्स पार्टी वालों का ऑब्वियसली दावा है कि उन्होंने जरदारी साहब जो है वो 14 अगस्त से पहले वारिद हो जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान में, क्योंकि उनके अंदर भी एक चीज़ ये चल रही है कि बिलावल शायद नौजवान होने की वजह से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तेज़ भाग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्रिएट करें, लेकिन जब नहीं जब असल सियासत करनी होगी, फिजिकली काबू करना है वो तो फोन पे भी कह सकते हैं यार, थोड़ा हल्का हाथ रखो। नहीं लेकिन वो ये आना जरूरी तो नहीं, वो ये है कि अब्बू जी की मतलब हाथ ना लगी पर्सनली तो वो नहीं, स्काइप पे नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं तो मशवरा दूंगा कि जरदारी साहब वहाँ ना आए, यहाँ ना आए। क्यों? आपको पता है मुझ जैसे लोगों ने बीबी को भी मशवरा दिया था। चले ये लेकिन बहरहाल वो उनका ये ख्याल है। और अगेन लेकिन आप ज़ाहिर हर जगह सुन रहे हैं कि TORs का मामला ख़त्म हो चुका है, बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो कम से कम 45 दिन तो आप रुक जाएं, तो 45 दिन ये हो जाएंगे। ईद के बाद TORs का मामला चैनलों में शुरू हुआ था, में ख़त्म हो गया। बिल्कुल, शुरू कहाँ हुआ था? पानामा भी चैनल्स पे ही शुरू हुआ था और चैनल्स पे ही ख़त्म हो गया। हम तो शुरू से कह रहे थे कि पानामा पे कुछ होने वाला नहीं है। 2 दिन से अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैंने पानामा का नाम सुना नहीं किसी टॉक शो में भी। बहुत आजकल बात हो क्या रही है? पिछले 2 महीने सर आपने शायद कोई शो टॉक शो देखा नहीं है फिर। हाँ यही लग रहा है, आप तो हमारे शो में पिछले 2 दिन में मुझे ऐसा लगा कि पानामा का रेट गिरा है। नहीं, पानामा का रेट तो गिरा है इसलिए, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 जुलाई को वापस आ रहे हैं, तो वो उनका जब वो एक दफ़ा वापस आ जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे और जो TORs का करना होगा वो दोबारा आकर के कह देंगे अच्छा भाई बताओ क्या करना है। मतलब कि हमें तो ईदी मिलने वाली है। हाँ, पहले वजीर आजम वापस आएंगे, बड़ा माल मिलेगा डिस्कस करने के लिए, और अगर आसिफ अली जरदारी वापस आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले टाइम हो गया है भाईजान। तो फिर जो है अच्छा, अब चले पीपी का बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली पीपी में भी थोड़ी डिवाइडेड कैंप्स हैं। आई थिंक कंसेंसस उनका ये है कि देखो हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, क्योंकि ये तजर्बा
इस बात से वो चीज़ वो गुजर गए हैं माजी में, ठीक है। पीटीआई में एक अगर हाइपोथेटिकली बात करें, हम फर्ज करें कि कोई भी पीटीआई पीपीपी नीम अलायंस, नीम इत्तेहाद बनता है, पीटीआई के कारकुन इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि वो तो मतलब हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जितनी उन लोगों ने बातें की हैं बिलावल के बारे में और दीगर पीपी लीडर्स के बारे में, तो ये उनके लिए थोड़ा मतलब आई थिंक सिल्वर लाइनिंग पीएमएलएन के लिए सिर्फ इतना होगी, वो ये कहेंगे यार किस तरह के लोग हो यार। नहीं, एंड पे मुझे लगता है कि वो कोई हमारे ना खबर आई है बिलावल साडा पाई है नहीं शरह दस्तूर के सामने ना यादगार कंटेनर हो जाएगी। वो एक होगा कि जिसका मूड हो कंटेनर पे चढ़े और जो कुछ उसने बोलना है ना वो करके ना। एक बात ये भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं जिसका भी पॉलिटिक्स यही होती है, हाँ, कि आप कभी अपने आइडियोलॉजिकल ऑपोजिट के साथ भी आपको अलायंस करनी पड़ती है, या जो भी, या जिनको आपने गालियां दी थी पिछले दिन। दिस इज इट इज द आर्ट, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल सर, और ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये जो कारकुन जो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं ना कि नहीं जी सिर्फ हम ही हैं और बाकी सब चोर हैं, बाकी सब कातिल हैं, थोड़ा हौला हाथ रखें यार। लेकिन जब ये कह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको आइडिया नहीं होता कि भाई हम चोरों को ये कर देंगे और वो घसीट देंगे, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स में आते हैं तो आकर के चीज़ें फ़र्क होती हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वक्फा ले लिया जाए। समझ तो आप गए होंगे, इस सेगमेंट के लिए हमारे पास जो माल था वो खासा ढीला था, लेकिन भारत सेगमेंट तो चलाना था। अब आपसे क्या पर्दा है, तो मेरा ख्याल है वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाते हैं। आई प्रॉमिस यू, आई होप सो यार। हाँ, थोड़ा तो कवर करो, कंटेनर लेस जी, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कहा यह जाता है कि तकरीबन आज से 750 बरस पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कई इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए, कई राग और रागनियाँ, और ढोल को दो हिस्सों में तकसीम करके कहा जाता है कि तबला भी हज़रत अमीर खुसरो ने बनाया। उन्होंने जो म्यूज़िकल फॉर्म्स बनाई, कव्वाली की जो मौजूदा शक्ल है, ये भी कहा जाता है कि ये हज़रत अमीर खुसरो की देन है। कव्वाली की जो सिन्फ है, इसमें कुछ भी गाया जा सकता है बशर्ते के रूहानी हो, आसमानी हो। हम्द, नात, मनक़बत बहुत ही आसानी के साथ। जितने घराने होते हैं उतने स्टाइल होते हैं, जितने राग हैं सारे के सारे राग जो हैं कव्वालियों में आज से नहीं सैकड़ों बरस से पता नहीं कितने म्यूज़िकल घराने इस्तेमाल करते आए हैं और इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तासुर ये है कि ये गोया बर्र सग़ीर की देन है, हज़रत अमीर खुसरो की वजह से ऐसा तासुर है, और ये बर्र सग़ीर में ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम भी ज़ाहिर है कि बचपन से यही समझते थे, और जितने भी बैरून मुल्क कम से कम मैंने जो कव्वाल सुने वो या तो हिंदुस्तान से होते थे या पाकिस्तान से, भले वो रॉयल अल्बर्ट हॉल हो लंदन का, बिल्कुल, या न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल हो, या लाहौर का हमरा हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और जाहिर है कि जो नाम याद हैं साबरी बरादरान से लेके और अपना ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि हम खामखा खुश हो रहे थे कि कव्वाली हमारी मीरास है। ये तो भाई वर्ल्ड वाइड हो रही है। अच्छा, चलो। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पे किसी ने, अल्लाह के बंदे ने एक कव्वाली लगाई। सूफ़ी फेस्टिवल म्यूज़िक 2013 में इसराइल में हुआ, सालाना होता है, तो वहाँ के जो मकामी यहूदी कव्वाल थे वो मौला अली की मनक़बत वो पेश कर रहे थे, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये हमने जो तैयार किया है ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान से मुतासिर होकर तैयार किया है। क्या बात है यार। अगर आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा जी, सुना है, तो मैंने देखा, मैं आपको उसकी एक झलक दिखा सकता हूँ। दिखाइए।
सर वाह जी जनाब, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है क्या कि मतलब रॉ एजेंट तो हमारे भाई पहले से ही है, अब मोसाद के एजेंट तो नहीं बन गए हम। नहीं मतलब मजाक के अलावा यार इससे मैं नहीं हूँ। मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो पूरी दुनिया में एक स्टाइल है कि जैसे मुसलमानों को कहा जाता है सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं, या हम कहते हैं यहूदी सारे जो हैं ऐसे ऐसे यहूदी। अच्छा, यहूदियों में भी तसव्वुफ की जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही कदीम है, ठीक है। ऐसे ऐसे यहूदी जो फ़लस्तीनियों से ज़्यादा सेहूनियों के दुश्मन हैं, सेहूनी आइडियोलॉजी के दुश्मन हैं, ठीक है। मगर जाहिर है कि हमें चूँकि एक स्टीरियोटाइप चाहिए होता है तो हम कहते हैं सारे ज़्यादा आसान होता है ना सर, सारे हिंदू एक से हैं, सामने सारे हिंदू समझते हैं कि मुसलमान एक से हैं या ईसाई ये समझते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो सूफी ट्रेडिशन है ये एक तरह का चौक है बेशक। तो इसमें हर तरह का आदमी, अब आप देख रहे हैं किसी ने कोई लिबास पहना हुआ किसी ने, लेकिन चूँकि सूफी फेस्टिवल है उससे कोई मतलब ही नहीं। असल मतलब ये है कि जो लोग जमा हुए हैं वो अपने अपने अकायद के साथ आए हैं और एक दूसरे से मिलने आए हैं और एक दूसरे से राब्ता करने और एक दूसरे को समझने आए हैं। तो मेरा ख्याल है इस स्पिरिट में अगर देखना शुरू करें, इसी स्पिरिट में देखना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है ना, म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। बिल्कुल। और ऐसी मतलब लाहौर में जब इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तो आसपास हर हमारे मुल्क से लोग आते हैं और वहाँ आकर के फिर म्यूज़िक जो लैंग्वेज होती है उस वक्त वो सिर्फ बहुत खूब। हाँ, बहुत सर। अच्छा, लेकिन इसमें खूबसूरत बात एक और भी है
कि है सारी हिब्रू ज़बान है, मगर सारे अदब, आदाब, म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और स्टाइल वो सारा का सारा बर्रे सगीर ही है। ये है हिब्रू लैंग्वेज भी बड़े सगीर की। हाँ, तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है इस फुट नोट पे आज का प्रोग्राम इसका ख़ात्मा होता है। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।